कहानी जादुई कंगन। पात्र आस्था। एक समझदार और दयालु लड़की वहीदा दादी। आस्था की दादी जो एक रहस्यमयी महिला थीं। राजू आस्था का छोटा भाई। चंद्रिका जादुई कंगन की रक्षक। कंगन जादुई शक्ति का प्रतीक। गांव वाले आस्था के साथ रहने वाले लोग। दृश्य एक। आस्था का घर और दादी की कहानियाँ। गांव के एक छोटे से घर में आस्था अपनी दादी वहीदा और छोटे भाई राजू के साथ रहती थीं। वहीदा दादी अक्सर आस्था को अपनी पुरानी जिंदगी के अनुभवों और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनाती रहती थीं। आस्था बहुत ध्यान से अपनी दादी की बातें सुनती थीं, खासकर उन कहानियों को जो जादू और रहस्य से भरी होती थीं। वहीदा दादी: आस्था, तुम्हारे बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम कभी नहीं समझ पाओगी जब तक तुम अपनी आंखों से न देखो। याद रखो, दुनिया में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। एक दिन दादी ने एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई, जादुई कंगन की कहानी। वहीदा दादी: यह कंगन बहुत ख़ास है। आस्था: यह कंगन जिसे पहनता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन यह शक्ति केवल उस व्यक्ति को मिलती है जिसका दिल साफ हो और जिसकी नीयत नेक हो। कंगन का एक नियम है, जो इसका उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए करता है वह कभी खुश नहीं रह पाता। आस्था ने यह कहानी सुनी और उसे यह केवल एक पुरानी कहानी ही लगी, लेकिन वह न जानती थी कि जल्द ही यह कंगन उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। दृश्य दो। कंगन की खोज। एक दिन आस्था और राजू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गए। वे धीरे धीरे एक घने बागान के पास पहुंच गए। अचानक राजू ने कुछ चमकते हुए देखा। जब वह पास गया तो उसे एक पुराना और खूबसूरत कंगन मिला। कंगन के रेशमी धागे पर अजीब सी गहक और चमक थी। राजू आश्चर्य से: दीदी देखो, ये क्या है, बहुत चमकदार है। आस्था ने कंगन को देखा और उसे पहचानते हुए कहा: आस्था, ये वही कंगन है जिसके बारे में दादी ने हमें बताया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आस्था ने उसे पहना और तभी एक अजीब सी आवाज़ आई। आवाज़: तुमने कंगन पहन लिया है, आस्था। अब तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल अच्छे कामों के लिए है। आस्था को घबराहट हुई, लेकिन उसने कंगन को नज़रअंदाज किया और इसे पहनने की पूरी कोशिश की। दृश्य तीन। कंगन की शक्ति का एहसास। आस्था ने पहला प्रयास किया। उसने सोचा, अगर मैं चाहूँ तो हमारे घर की हालत थोड़ी बेहतर हो जाए। और एक जादुई पल में घर की दीवारों पर नया रंग चढ़ गया, छत ठीक हो गई और घर बहुत सुंदर लगने लगा। आस्था हैरान रह गई। फिर उसने सोचा, मुझे अपनी दादी को खुश देखना चाहिए। और उसी पल दादी की पुरानी बीमारियां गायब हो गईं। वे और स्वस्थ लगने लगीं। आस्था को समझ में आने लगा कि इस कंगन में सचमुच कोई खास शक्ति है। दृश्य चार। कंगन के दुष्परिणाम। लेकिन जैसे जैसे आस्था ने कंगन की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, वह महसूस करने लगी कि इसके साथ कुछ रहस्य भी जुड़े हैं। एक दिन आस्था ने सोचा, अगर मैं यह चाहूँ कि हमारा गांव बहुत बड़ा और समृद्ध हो जाए, और चमत्कारिक रूप से गांव में एक बड़ा बाजार, स्कूल और अस्पताल बन गए। लेकिन इसके साथ कुछ अजीब भी होने लगा। गांव वाले धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ लोग कंगन की शक्ति के बारे में जान गए और उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। गांव में चोरी, झगड़े और धोखाधड़ी बढ़ने लगी। आस्था को महसूस हुआ कि कंगन की शक्ति ने गांव में भी संतुलन को बिगाड़ दिया है। दृश्य पाँच। कंगन की सच्चाई और चंद्रिका की परीक्षा। एक दिन आस्था और राजू जंगल में गए तो एक अजीब लड़की सामने आई। वह थी चंद्रिका, जो कंगन की रक्षक थी। चंद्रिका: आस्था, तुमने यह कंगन पहनकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे अच्छे इरादों के बावजूद इसका उपयोग करके तुमने जीवन का संतुलन बिगाड़ दिया है। कंगन केवल वही पहन सकता है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई के लिए काम करता हो। आस्था ने सिर झुकाया और महसूस किया कि उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कंगन का गलत इस्तेमाल किया है। चंद्रिका ने आस्था से एक परीक्षा ली। चंद्रिका: अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम कंगन का सही इस्तेमाल करोगी या उसे पूरी तरह से छोड़ दोगी। आस्था ने दिल से फैसला किया कि वह अब अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करेगी। उसने कंगन को वापस किया और चंद्रिका से कहा, आस्था, मैं इस कंगन की शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहती हूँ। दृश्य छह। आस्था की नई शुरुआत।
चंद्रिका ने कंगन आस्था को वापस दे दिया और कहा, अब यह तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारे पास यह शक्ति तभी रहेगी जब तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगी। आस्था ने कंगन को पहनकर गांव में हर किसी की मदद करना शुरू किया। उसने लोगों को शिक्षा दी, किसानों को बेहतर खेती के तरीके बताए और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया और आस्था को समझ में आया कि असली शक्ति दूसरों की मदद करने में है, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। सीख: सच्ची शक्ति और जादू तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। स्वार्थ और लालच से जीवन में कोई संतुलन नहीं आता। ज्ञान और आविष्कार समाज की उन्नति में सहायक होते हैं। विद्वानों का समर्पण और सेवाभाव समाज के लिए प्रेरणादायक है। परिचय: दो विद्वान अपनी अद्भुत खोजों से समाज में ज्ञान और प्रगति का प्रसार करते हैं। कहानी: एक गांव के गुरु ने सुना कि एक विद्वान नगर में आए हैं। राजा ने दोनों विद्वानों को राज्य में ज्ञान फैलाने का आमंत्रण दिया। विद्वानों ने विज्ञान के उपकरणों से बातचीत और भोजन के बिना जीवन की तकनीक प्रस्तुत की। राजा प्रभावित हुए और उन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर दिया। विद्वानों ने समाज के लिए अद्भुत कार्य किए, ज्ञान और आविष्कारों के माध्यम से समाज की सेवा की। निष्कर्ष: विद्वानों की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का उपयोग समाज और मानवता की उन्नति के लिए करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे, जिन्हें खबर हो गई कि एक अन्य नगर में एक और विद्वान आए हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे। ये खबर सभी को बहुत पसंद आई और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए जूझने लगे। इन दो विद्वानों की राज्य को पता चलते ही वहां का राजा उनसे बात करने के लिए अपने दरबार में बुला ले आए। राजा ने दोनों विद्वानों से अपने राज्य में ज्ञान का प्रचार करने का आग्रह किया। दोनों विद्वान ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आगे जाकर कहा, आपके सामर्थ्य के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है महाराज। हम आपकी सेवा में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए तत्पर हैं। राजा ने खुशी से भरे होठों से कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। पहले विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बीच बातचीत को सुगम बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम कैसे कर सकते हो। ये तो मेरे लिए। दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज्य के लोगों को सामग्री के बिना खाने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने बहुत ही आश्चर्यचकितता से कहा, मैं ये सचमुच मानने में सक्षम नहीं हूँ। कृपया मुझे बताओ, तुम इस बात को कैसे संभव कर सकते हो। पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह उपकरण हमारे बहुत सारे प्रयोगों को सुलभ बना सकता है और आपके ग्रामीणों के बीच सामर्थ्य का निर्माण कर सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की ज़रूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग बना सकते हैं जिससे खाने की जगह नहीं होती है। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रद होगा। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया और अपने राज्य में इन उपकरणों का प्रचार कार्य करने के लिए उन्हें सौभाग्य दिया। दोनों विद्वान ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशीपूर्वक काम किया और सभी लोग उन्हें प्रमाणित करते थे। इस कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि समय के साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो विद्वानों के उदारता, समर्पण और सेवाभाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें हमारे ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल CM2 कार्टून को सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दो। दो बैल, बलराम और वीर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मनीष किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे, बलराम और वीर। दोनों बैल एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, खेत जोतते, पानी ढोते और आराम करते। बलराम बड़ा शांत और धैर्यवान था, जबकि वीर थोड़ा तेज और गुस्सैल था। एक दिन की बात है, मनीष किसान को पास के मेले में जाना था तो उसने बैलों को एक रिश्तेदार को खेत जोतने के लिए भेज दिया।
लेकिन वह रिश्तेदार बहुत ही कठोर और निर्दयी था। उसने बैलों को बिना आराम दिए लगातार काम कराया। वीर गुस्से में, बलराम, अब सहा नहीं जाता, हम भाग चलते हैं। बलराम शांत होकर, वीर, गुस्से से कुछ नहीं होगा, सोच समझकर काम लो। पर वीर ने रस्सी तोड़ी और बलराम को भी खींचते हुए खेत से भाग निकला। रास्ते में वे एक जंगल में भटक गए। वहां भूख लगी, प्यास लगी और सोने की जगह भी नहीं मिली। वीर थक गया और पछताने लगा। वीर उदासी से, मुझे नहीं भागना चाहिए था, मैंने तुझे भी परेशानी में डाल दिया। बलराम मुस्कुराकर, कोई बात नहीं दोस्त, गलती हर किसी से होती है, लेकिन अब चलो वापस चलें, मनीष किसान हमारी चिंता कर रहा होगा। अंत में दोनों बैल खुद रास्ता ढूंढकर गांव लौट आए। मनीष किसान बहुत खुश हुआ। उसने वादा किया कि अब उन्हें किसी और के पास नहीं भेजेगा। सीख, दोस्ती में समझदारी और धैर्य जरूरी होता है। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। एक समय की बात है जब दो भाई आपस में झगड़ीडीडीएच रहे थे और इनका झगड़ा उनके पिता बैठकर आराम से देख रहे थे। उनके पिता लड़ाई को देखते हुए अपने बीते हुए दिन के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि दोनों भाई जोर जोर से चिल्लाकर एक दूसरे पर हावी होकर लड़ीडीएच रहे थे। पिता उनकी लड़ाई को आराम से बैठकर हंसते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पिता उन दोनों के पास जाकर दोनों भाइयों से पूछा कि तुम दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। दोनों भाइयों ने जवाब दिया कि इस घर को लेकर हम दोनों के बीच लड़ी ढाई हो रही है, आगे चलकर ये घर किसके नाम में होगा। दोनों भाई अपने पिता के संपत्ति को अपना अपना बताकर लड़ रहे थे। दोनों ही भाई ज्यादा से ज्यादा पिता की संपत्ति को अपने पास रखने की कोशिश करते थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में रोज झगड़ा होता था कि आखिर यह घर किसके नाम पर आएगा। दोनों एक दूसरे से रोज लड़ते झगड़ते गुस्सा करते हैं। ऐसा करते करते उनका रोज का दिन बीतता जा रहा था। पिता ने उनको समझने की बहुत कोशिश की। दो भाई आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए, इसमें दोनों की हानि होती है। जब लड़ाई होती है तो इसमें नुकसान दोनों तरफ का होता है। यह बात उनके पिता अपने बेटे को समझते थे, पर उनके दोनों लड़के अपने पिता की बात ही नहीं सुनते थे। इस तरह दोनों लड़के को लड़ते झगड़ते देख एक दिन पिता ने यह डिसाइड किया कि इनको कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहिए कि लड़ाई सही नहीं है, दोनों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। एक दिन पिता ने दोनों लड़के को कहा, चलो मेरे साथ आज बस में है, मैं तुमको एक खजाना दिखाता हूँ जिसे जिसे देखकर तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगे। बस में सफ़र करते हुए पिता ने दोनों लड़कों को एक महल के पास ले गया और उस महल को देखकर कहा, यह जो महल देख रहे हो कैसा लग रहा है तुम दोनों को। दोनों लड़कों ने कहा, ये महल तो बहुत बड़ा और काफ़ी सुंदर भी है और इसमें रहने वाला इसमें बहुत खुश रहता होगा। अब उन दोनों ने अपने पिता से पूछा पूछा कि आखिर यह महल किसका है। उसके पिता ने बताया कि यह महल मेरा है, इसका मालिक मैं ही हूँ। यह सुनते ही दोनों ने कहा, पर आपने कभी बताया नहीं कि और भी घर है। उसके पिता ने बताया, यह घर मैंने अपने बड़े भाई से लड़कर हासिल की थी। जिस तरह से तुम दोनों घर को पाने के लिए लड़ाई करते हो, ठीक वैसे ही मैं भी अपने समय में इस महल के लिए अपने भाई से बहुत लड़ाई की थी और यह सुंदर सा महल अपने भाई से लड़ाई करके अपने हिस्से में कर लिया। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि यह घर तो मेरे नाम हो गया, पर मेरा सगा भाई जो कभी मेरे साथ हमेशा खेलते बड़ा हुआ था, वह आप मेरे साथ नहीं रहा। क्योंकि जब मैंने अपने भाई के साथ लड़ाई की तो वह घर छोड़कर विदेश रहने चले गया, जिससे कि अब उसके साथ मेरा कोई भी बातचीत नहीं रहा। इतना अच्छा सुंदर महल मुझे लड़ाई करने पर अपने भाई से मिल तो गया है, लेकिन आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। मेरी सारी खुशी मेरे भाई से जाने के बाद उसके साथ ही चले गई। अब इतने बड़े महल में मैं अकेला रह गया। इसलिए मैं तुम दोनों को यह समझता हूँ कि हमेशा आपस में मिलकर रहो, कभी भी लड़ाई मत करो। अपनों से लड़ाई करके पाया हुआ विजय कभी भी खुशी नहीं देता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है कि अपनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। यदि हम ऐसे समय में लड़ाई करते रहे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाते। ऐसे समय में हमें हमेशा साथ मिलकर ही रखना चाहिए। जब यह बात उन दोनों लड़कों को अच्छे से समझ आ गई और वे दोनों अच्छे से मिलकर एक साथ रहने लगे। ईर्ष्या, भेदभाव, एक दूसरे के प्रति जलन, ये सब त्याग कर ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल
CM2 कार्टून को सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाले बटन को भी आजाई प्रेस कर दो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक हाथी रहता था। हाथी बहुत बड़ा और घने जंगल में रहने वाला था। वह किसी से नहीं डरता था और लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराना पसंद करता था। एक दिन गांव में एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता छोटा और काफी होशियार था। वह लोगों के यहाँ बच्चों को खुश करने के लिए आया करता था। हाथी और कुत्ता एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, लेकिन एक दिन मिल गए। वे दोस्ती करने लगे और अच्छी तरह से बातचीत करने लगे। हाथी ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हें मिला। मैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ। कुत्ता समझता था कि हाथी थोड़ा बड़ा और घमंडी है, इसलिए उसने कहा, हाथी, मुझे मालूम है कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन फिर भी इंसान तुम्हें धकेल कर मार सकता है, और मुझे तो बहुत छोटा और दुर्बल होने की वजह से सब कुछ बचाना होता है। हाथी इस पर हंसते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कभी बचने के लिए तुम्हारी मदद ले सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी शक्ति और ताकत से बनाया गया हूँ। कुत्ता गंभीर रूप से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो, लेकिन प्रेम और सहायता देने की क्षमता मेरे पास है। यह सुनकर हाथी सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि शक्ति और ताकत के बावजूद प्रेम और मदद कुछ भी नहीं होते हैं। हाथी ने खुद को आजमाकर देखने का फैसला किया और वह बच्चों के संगीतायन में से एक साझा करने के लिए खुद को मंडराने लगा। यह देखकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हाथी, तुमने सबके दिल जीत लिए हैं। तुम्हारी हमारे गांव में बहुत ज़रूरत थी, जहां हमेशा खुशी और प्रेम की कमी महसूस होती थी। हाथी बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने समझ लिया था कि हाथी और कुत्ता एक ही गुण रखते हैं, प्रेम और सहायता देने की क्षमता। यह बात हाथी के जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख थी कि शक्ति और ताकत से भी बढ़कर प्रेम और सहायता का महत्व होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल CM2 कार्टून को सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दो। अंधेरे का साया। किरदार रोशन, एक शांत लेकिन होशियार लड़का जो गांव में रहता है। कविता, उसकी बचपन की दोस्त जो शहर से गांव लौटी है। पुराना हवेली, गांव के किनारे खड़ी एक डरावनी सुनसान इमारत। कहानी शुरू होती है। गांव में रात के वक्त हवाओं में अजीब सरसराहट होती थी। बूढ़े लोग कहते थे, उस पुरानी हवेली में कोई साया है, लेकिन रोशन को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन कविता वापस गांव आई। शहर में पढ़ाई पूरी करके जब वो लौटी, तो उसमें एक अलग ही चमक थी। उसने रोशन से कहा, क्या तुम उस हवेली के अंदर चल सकते हो? रोशन मुस्कराया, अगर तुम साथ चलो तो चल सकता हूँ। अगली रात दोनों टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। हर दरवाजा चरमराता था, हर कोना डरावना लगता था। तभी एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक डायरी थी, जिसमें लिखा था, जो भी इस घर में आएगा, उसे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। चारों ओर अंधेरा घिर गया। कविता की आंखों में डर साफ था। रोशन ने उसका हाथ थामा और कहा, हम बाहर निकलते हैं। लेकिन रास्ता बंद था। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अचानक एक परछाई सामने आई, लंबी, डरावनी, लेकिन वो बोल रही थी। वो किसी की आत्मा थी, उसी हवेली के आखिरी मालिक की, जो कभी जिंदा जल गया था। आत्मा बोली, जो डर को पहचानता है, वो मुझे हरा सकता है। रोशन ने आंखें बंद कीं और अपने डर का सामना किया। उसका सबसे बड़ा डर था कविता को खो देना। तभी दरवाजा खुल गया। दोनों बाहर भागे। हवेली फिर से शांत हो गई। अब हर कोई कहता है, रोशन और कविता ने उस साए को हरा दिया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सीख, डर सबके अंदर होता है, लेकिन जब साथ में हो, तो अंधेरे का भी सामना किया जा सकता है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था,
किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूँ, वहां मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर शेखर एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते शेखर थक चुका था। शेखर इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थक कर वहीं बैठ गया। तभी शेखर ने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। शेखर ने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाता हूं। शेखर जैसे तैसे झोपड़ी पर तक पहुंचा। शेखर ने देखा वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। शेखर समझ गया कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक है। शेखर उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरीके से थक चुका हूँ, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूँ? इस पर घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूं? शेखर बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूँ, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं यह घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूँ। शेखर झट से तैयार हो गया। शेखर घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। शेखर बोला, बहुत तेज गर्मी है और थकान भी बहुत हो रही है, कहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी शेखर घोड़े घुद्दे से उतरा और घोड़े के ही छांव में बैठ गया। शेखर थोड़ी देर ही घोड़े की छांव में आराम कर पाया था कि यह सब देखकर घोड़े का मालिक बुरी तरीके से जल गया। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया किराए पर नहीं दी। तुम हटो यहाँ से। इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं यहाँ आराम करूंगा। ये सुनकर शेखर बोला, महानुभव, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला, नहीं नहीं, इस छाया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं ही इसकी छांव में बैठूंगा। तुम हटो यहाँ से। इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तू तू मैं से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर लात घुसे बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला भी कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने घोड़े को देखा तो वह कहीं दिखलाई नहीं दिया। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वह तो अभी नया है। उसने ठीक से घर भी नहीं देखा। पता नहीं वह कहाँ गया और अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? तभी शेखर बोला, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीटकर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी-कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल CM2 कार्टून को सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दो। घमंडी चूहा। बंटी चूहा बहुत होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था, उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लॉग बूट थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वह फेंक दिए। बंटी चूहा, अरे ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीट कर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। फूलों से उसे सजाता है। बंटी बहुत खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। नटखट कबूतर, बंटी भाई बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। बंटी चूहा, सुन भाई, नज़र मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नज़र लगी, ये खराब हो जाएगा। कबूतर,
भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो सातवें आसमान पर है। बंटी चूहा। मुझे किसी की बधाई की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब बंटी चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सबसे बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज़ में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। नटखट कबूतर। बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज़ उस जूते में से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा बंटी चूहा डूब रहा है। बंटी चूहा। कबूतर भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नटखट कबूतर। क्यों, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं थी। बंटी चूहा। भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन बंटी चूहे का वजन ज्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। नटखट कबूतर। भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुलाकर लाता हूँ। नटखट कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर बंटी चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर बंटी चूहे की एक एक टांग चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते। बंटी चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर बंटी चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफ़ी मांगता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल CM2 कार्टून को सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दो। एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत सी चींटी एक सुरंग बनाकर रहती थीं। उनकी रानी चींटी बहुत शान से रहती थी। बाकी सभी चींटियां उसका बहुत ध्यान रखती थीं। वे उसके लिए खाना लाती थीं। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा सिर पर टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चींटी। तुम सभी चींटियों सुन लो, मुझे एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव के दर्जी से पूछकर आओ, क्या वो मेरे लिए टोपी बना देगा। कुछ चिंटियां दर्जी से पूछने जाती हैं। दर्जी। बना दूंगा, लेकिन अपनी रानी चींटी के सर का नाप लेकर आओ। चिंटियां वापस आकर रानी चींटी को सारी बात बताती हैं। रानी चींटी। उससे कहो वह कल मेरा नाप लेने आए। दर्जी मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना छोटा फीता नहीं था। रानी चींटी यह सुनकर उदास हो जाती है। उसे देखकर बाकी सारी चींटियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर वे एक ऐसे दर्जी की तलाश में जाती हैं जो रानी चींटी के लिए हेट बना सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। इधर रानी चींटी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह खाना भी कम खा रही थी। वह दिन भर अपनी सुरंग में आईने के सामने बैठी रहती। रानी चींटी। काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वहीं पास में दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वह रानी चींटी की बात सुन लेता है। चूहा उसके पास जाता है। चूहा। बहन, चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। रानी चींटी। वैसे आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगी। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज़ बारिश होती है।
चूहा चूहिया और सारी चींटियां पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहां से गुजर रहा था। चूहा उसे देखकर हंसने लगा। उस हाथी को लगा ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। उसने पेड़ में जोरदार टक्कर मारी, जिससे चूहा और चूहिया नीचे गिर गए। दूर से चींटियां ये सब देख रही थीं। हाथी जैसे ही अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा। कुछ चींटियां हाथी की सूंड में घुस गईं और इधर उधर काटने लगीं। हाथी सब भूलकर सूंड को इधर उधर हिलाने लगा। इसी बीच मौका पाकर चूहा और चूहिया वहां से भाग जाते हैं और छिपकर उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। हाथी की सूंड में से चींटियां निकलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती हैं। हाथी जब देखता है कि चूहा चूहिया भाग गए तो वह इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह वापस जंगल में चला जाता है। चूहा, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हम दोनों आज मर चुके होते। रानी चींटी, आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह चूहा चूहिया और चींटियां मिलकर रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल CM2 कार्टून को सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दो।